बी शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी का कितने क्वेश्चन है आपको इसमें से कितने करने हैं, ओनली 4, ठीक है ना। 4 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपके वहाँ है इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, दे आर कंपल्सरी। नाउ 4 to 10, ठीक है, कितना है इसमें, यानी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4 to 10, 7 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपके इसमें, आउट ऑफ दिस 7 यू हैव टू अटेंड ओनली 4, ठीक है। तो 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। अ मैन बाई 250 10 रुपीज शेयर्स, कितने शेयर खरीदे उसने, नंबर ऑफ शेयर्स 250, ठीक है। 10 रुपीज यानी उसका जो फेस वैल्यू है एक शेयर की कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10, ठीक है। कितना है, ₹10 है। एट ₹12.50, मतलब इसका जो मार्केट वैल्यू है MB ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू ₹12.5, ठीक है ना। 12.5 में बिक रहा है मार्केट में। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%, तो डिविडेंड कितना परसेंट है, 7%, ठीक है। तो 7% का कंपनी डिविडेंड 7 डिक्लेयर करती है। डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, तो फर्स्ट पार्ट इसका है कि रिसीव कितना करेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम, भाई डिविडेंड जो निकाला जाता है दैट इज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो टोटल फेस वैल्यू शेयर, तो टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू कितने शेयर, 250 शेयर, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो 250 कितने को खरीदा उसने, 250 का तो है ही ना, शेयर फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, खरीदा नहीं। फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, एक की 10 इज इक्वल टू ₹2500, ठीक है ना। ये तो इसकी टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी। तो डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड तो इसी पे मिलेगा आपको, ठीक है। मार्केट वैल्यू में नहीं मिलता डिविडेंड, किस पे मिलता है, यू गेट डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, इट इज योर 7% ऑफ ₹2500, ठीक है ना। इट इज ₹2500 इंटू 7/100, 100 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया है, ₹175। दिस इज द एनुअल डिविडेंड ही रिसीव्स, ठीक है ना। द मैन रिसीव्स ₹175 एनुअली, इतना ही हुआ ना, ठीक है। 250 10 रुपीज सेव कर दे उसने, द रेट ऑफ डिविडेंड इतना ही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन ये देख लो। बी पार्ट में आते हैं। नाउ द परसेंटेज रेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, या आपने कितना इन्वेस्ट, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आपका सीधा सीधा होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो आपने जितना आपको मिल रहा है वो कितना परसेंटेज जो आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिविडेंड जो आपको मिला, ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कितना किया आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये तो करते हैं आप। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड कितना मिला आपको 175, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, इन्वेस्ट देखो आपने कितना खरीदा, 250 शेयर खरीदे, तो खरीदे कितने में थे, एक शेयर का प्राइस 12.5 था, ये ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। तो इट इज यूर 250 इंटू 12.5, ठीक है ना, इंटू 100। इसको आप जो भी आपको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये, $5.6 आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस इज योर 5.6%। तो रेट ऑफ द रिटर्न है आपका कितना है, 5.6% है, ठीक है। चलिए इस तरीके से निकालेंगे आप। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्या ये लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो,
सेकंड पार्ट में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको जो इनइक्वेशन दी है वो क्या है, 5x माइनस 21, तो एक बार लिख लें इसको, इज लेस देन 5x/7, 5x/7, ठीक है, -6 is less than equal to 337, is less than equal to 3 and 3/7 plus x belongs to R। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, ठीक है, x is the belongs to the set of real numbers। now we have to solve this inequation। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको टू पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, 5x माइनस 21 इज लेस देन 5x/7 माइनस 6 एंड क्या दूसरा क्या हो जाएगा, 5x/6, देखो 5x/7 माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 3/7 3/7 प्लस x एंड x बिलोंग्स टू किसका, x बिलोंग्स टू r। ये बार बार में लिखना है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, लिख देना, आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो दिस इनका लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है आपका, न्यूमरेटर में आपका 7 आ रहा है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई द होल इनइक्वेशन, बोथ द इनइक्वेशंस बाय 7 सो दैट द फ्रैक्शंस गेट रिमूव्ड, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया देखो, तो 35x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 147 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 42 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 5x माइनस 42, 5x माइनस 42 इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो, 7 3 जा 21, 21 और 3 24 प्लस 7x, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू r, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 35 माइनस x क्या हो जाएगा, 30x इज लेस देन, सॉरी इक्वल टू नहीं है, इज लेस देन कितना हो जाएगा ये, 1 क्या हो गया, 7 माइनस 2 5, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, 105 हो गया एंड देखो प्लस माइनस का ध्यान देना तब मुझे समझ देगा, 5x ये क्या हो जाएगा, -42 5x -42 माइनस 24, ठीक है ना, माइनस माइनस इधर हो जाएगा, इज लेस देन 7x माइनस 5x 2x, x बिलोंग्स टू r, थोड़ा सा ध्यान देना, x इज लेस देन 105/3 30 सॉरी, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया आपका 6 और 6, ठीक है, 6 और ये 6 सही है, तो दिस इज योर 5x माइनस 42 माइनस 24 कितना हो गया, 426 ठीक है, माइनस 6 माइनस इज लेस देन कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, 337 प्लस 5x/7 माइनस 6 5x माइनस 24 प्लस 7x माइनस 42 इट इज योर -337, अच्छा ये -337, दिस इज योर -337, ठीक है, ये इट इज -337 है यहाँ पर, इसकी वजह से गड़बड़ होगा था, ये हो जाएगा आपका -24, तो ये क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा, ठीक है, +24 हो गया तो कितना हो गया है यहाँ पर, सर सही कर लो,
दिस इज योर, ठीक है, और ये माइनस 22x होगा ये, ठीक है, ये कितना हो गया 8 और 3 माइनस 2 1, ठीक है ना, तो -8 हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा x इज लेस देन, इसको 15 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा -9 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। नाउ सॉल्यूशन सेट इज, solution set is given by x such that x क्या क्या है, देखो x कहाँ है, x is greater than -9, x is greater than -9, ठीक है ना, मतलब -9 ये है ना, x is greater than -9 and less than 7/2 is less than 7 by, ये हो जाएगा, ठीक है, एंड सॉरी x belongs to r भी लिखना पड़ेगा, x belongs to r, ठीक है। अब ये तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -9 से इंक्लूडिंग -9 और 7/2 तक, नॉट 7/2 को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन से इसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में, कैसे इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन, यहाँ पर सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 9, और आगे बढ़ा दो नंबर लाइन को 9, ठीक है ना, ये आपका -9 है, ये -8 है, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ से 0 -1 है, ऐसे आप लिखो सब, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 3.5, 7/2 का मतलब क्या होगा, तो -9 इसमें क्या है, इंक्लूड है, देख ध्यान देना, -9 क्या है, इंक्लूड है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको डॉट, यहाँ पर इसको डाल करेंगे, इस पूरे पोर्शन को आपको डाल कर करना है, रिप्रेजेंट करने का ना, कहाँ तक, माइनस देखो 1 2 3 4 3.5 तक, ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा 3.5, लेकिन ध्यान देना 3.5 इंक्लूड नहीं है, तो ये हॉलो सर्किल दिखाना पड़ेगा आपको, so this point by a hollow circle because 3.5 7/2 is not included in this solution set, इस सेट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन -9 यहाँ पर इंक्लूड है, तो -9 को आप डार्कर सर्किल से डिनोट करेंगे, और इसको, तो ये क्या हो गया आपका, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस पोर्शन को आपको डार्कर करना है, -9 को एक सॉलिड डॉट से दिखाना है, और दिस विल बी एन एम्प्टी सर्किल, ठीक है ना, ये हॉलो हुआ है, हॉलो सर्किल, दिस इज हॉलो एंड दिस इज सॉलिड, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, ठीक है, बीच में सारे नंबर लिखने हैं ऑब्वियसली आपको, -1 -2, ठीक है ना, -3 -4 -5 जो भी लिखने हैं आपको, ठीक है ना, तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन जनरली कंफ्यूजन होते हैं इसमें, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दीस इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत, अगर आप जरा भी प्लस माइनस की इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देना। एंड नाउ कम टू पार्ट थर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या है ये, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करना है sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं इसको, क्या है, क्या है ये, sin थीटा माइनस प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बेटा, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा ना, माइनस सेक थीटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आपके, दिस इज यू हैव टू प्रूव दोनों की राइट हैंड साइड, तो देखते हैं। अब देखो इसको कैसे करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो ऐसे ही लिखने देता हूँ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको क्या लिख देता हूँ 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, -1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको अभी ऐसे रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो जाएगा। साइन थीटा माइनस ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। नाउ इसको क्या लिख दो आप, कॉस स्क्वायर साइन थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है आपके पास, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोसाइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो इसको ब्रेक करता हूं मैं, क्या, जैसे x प्लस वाई अपॉन जेड है तो क्या लिख सकता हूँ उसको, x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसा लिख सकता हूँ ना उसको मैं, ये तो आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है आपको, अब 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख दूं मैं, कोसेक थीटा सेक थीटा, भाई इसको रेसिप्रोकल होते हैं पता है, मैं नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस इस साइन थीटा से एक से कट गया साइन थीटा, अभी बता क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो 2 tan थीटा, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड 2, ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 5 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 का ए, ठीक है। क्या है, सर्किल का क्वेश्चन है, देखो इन द फिगर drawn not to scale chords AD and BC are AD and BC intersect at P, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो when AB is equal to 9 cm, where AB is equal to 9 cm and PB is equal to 3 cm and PD is equal to 2 cm, सारे डायमेंशन आपको जो भी दिए हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCD, तो देखो इसमें इन ट्रायंगल APB, इसमें देखना तो APB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, PCD, सॉरी CPD, क्या दो चीजें आपको सिमिलर दिखानी है, दो चीजें आपको, अगर दो एंगल आपके अगर बराबर हो जाए तो आप क्या होगे, सिमिलर है इसके, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, एंगल बी ए, देखो एंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, एंगल ए पी बी की ना, ए पी बी, तो ए पी बी आपका जो ट्रायंगल है उसमें बी ए पी एंगल, देखो एंगल बी ए पी, ध्यान से देखना, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, एंगल डी सी पी, क्यों, देखो ध्यान से देखना क्यों, बिकॉज दीज आर द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। कौन से सर्कल से, जो बीडी जो सेगमेंट है, बीडी जो आर्क बना रहा है, सेम आर्क से बीडी जो आर्क बना रहा है, एंगल एक ए बना रहा है एक सी बना रहा है, तो दोनों एंगल बराबर है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट लिख दूं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये रीजन है इसका, दिख रहा है ना साफ साफ, एक तो एंगल आपने तो प्रूव कर दिया, दूसरा आप इसमें क्या है एंगल, आप आपको दूसरा तो ऑब्वियस रीजन दिख रहा होगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, एंगल इज इक्वल टू सीपीडी, सीपीडी दिख रहा है ना, सीपीडी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिख रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD, ठीक है,
ए पी बी इज इक्वल सी पी डी बाई ए सिमिलरिटी, क्या किससे, ए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ए सिमिलरिटी हो गया। नाउ कम टू पार्ट बी, बी में क्या प्रूव करना था, क्या दिखाना है आपको, यू हैव टू शो दैट फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, सिंस ट्रायंगल्स एपीबी आर, सिंस ट्रायंगल एपीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीडी, तो दिस इंप्लाइज तो फ्रॉम अबव, फ्रॉम पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इनके साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है ना, तो क्या हो जाएगा, ए, आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो, दो साइड तो पता है ना आपको, हाँ पता है, कौन कौन सी पता है, ए पी, ए बी, देखो ए बी अपॉन सी डी, सी डी तो आपको निकालनी है, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू दूसरी लाइन क्या, बी पी, दिस बी पी अपॉन पी डी, और पी डी भी आपको दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, देखो आपको ए बी जो दिया हुआ है 9 बाई सी डी इज इक्वल टू बी पी कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 3 बाई बी पी 3/2, ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ से देखो, सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। सी में देखो, फाइंड द एरिया और एरिया ट्रायंगल एपीबी रेशियो एरिया ट्रायंगल सीपीडी। अब जानते हो आप, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स को स्क्वायर करेंगे, जो रेशियो आएगा वही उनका एरिया का रेशियो होता है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया, कौन सा एंगल, एपीबी, ट्रायंगल एपीबी रेशियो एरिया ट्रायंगल क्या था, सीपीडी, ठीक है, इज इक्वल टू, कोई भी दो साइड इसके ले लो आप, ठीक है ना, कोई भी इनके दो साइड ले लो, ए बी स्क्वायर रेशियो, ए बी स्क्वायर रेशियो सी डी स्क्वायर, ए बी कितना आपको पता है, ए बी दिया आपको 9 का स्क्वायर, ठीक है, सी डी का स्क्वायर आपको पता है, सी डी आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसको कितना हो जाएगा, 81 रेशियो 36, तो इसे आप इसे कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 से इतना, और 3 से 9 से कट जाएगा, तो 9 और 9 4, तो रिवायर्ड रेशियो 9 रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 रेशियो 4, 9 रेशियो 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, फटाफट, सेकंड पार्ट में कहता है, मिस्टर समीर हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, तो पी इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है आपका, 600, ठीक है ना, पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन इक्वल टू 2 इंटू 12, 24 इंस्टॉलमेंट हो गई इसका मतलब, ठीक है ना, ही गेट्स ₹1560 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेच्योरिटी में कितना मिल रहा है उसे, ही इज गेटिंग 15,600, तो मेच्योरिटी में जो अमाउंट उसको मिल रहा है 15,600, ये टोटल, दिस इज मेच्योरिटी में क्या क्या मिलता है आपको, मेच्योरिटी वैल्यू इज द सम ऑफ द एसआई इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया होता है पर मंथ, तो आपने जमा कितना किया इसको, तो टोटल जो प्रिंसिपल आपका हो गया, तो मेच्योरिटी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये जो सम जो अमाउंट होगा, दिस इज द सम ऑफ 600 इंटू 24, आपने टोटल जमा कितना किया, 600 पर मंथ, और 24 इंस्टॉलमेंट थी, तो इतना तो आपने जमा ही किया, उसके अलावा इंटरेस्ट जो जमा किया वो आपको इसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इसमें ऐड होकर मिलता है आपको, ठीक है, तो आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप, ऐसा ही जो होता है फॉर्मूला आपका, पहले इसको आप निकाल लो प्रिंसिपल, ठीक है ना, सॉरी,
प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 600 इंटू 24, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप जो भी है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 14,400। तो एस आई कितना हो जाएगा इसका मतलब, तो एस आई जो मिला होगा आपको, दिस आपको मिला कितना था 15,600 माइनस आपका 14,400, तो आपका प्रिंसिपल ही था, तो आपको इसका मतलब एस आई इतना मिला होगा, ठीक है ना, तो कितना हो गया देखो माइनस करो, ठीक है, तो 1200 आपको क्या मिला, ऐसा ही मिला है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं मिला आपको, ठीक है, तो आपको कितने फिर माइनस कर लो, 2 जीरो और 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1 और माइनस 1 0, ठीक है। तो इसका अब आपको एस आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, आर निकालना है ना आपको, इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100, ठीक है, ये तो होता है इंटू 1/12, एक और फैक्टर होता है आपका 1/2, ठीक है ना, पी ये तो होता है, तो आप रख दो वैल्यू, तो 1200 रख दोगे, पी कितना था आपका बेटा 600 इंटू एन, एन कितना था 24 इंटू 24 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखना कैसे करना है इसको, देखो ये जीरो से तो ये जीरो काट दो सीधे से पहले, ठीक है, फिर क्या बचेगा 2 से इसको काटो, 12 और 2 24, 24 से कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा कुछ नहीं, अब क्या होगा 25 और 6, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1200, तो यहाँ बचा ही यार, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 25, ये तो हो जाएगा, तो 6 2 जा 200, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद क्या काटो आप 8% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 8% पर एनम, इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपको निकालना था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। चलिए अगले में चलते हैं, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना, सेकंड इट शुड बी थर्ड पार्ट, शुड बी, हाँ एक क्वेश्चन नंबर गलत पड़ा हुआ है, थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, चलो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में कहता है यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई आपको एक यू कैन मेक अवर टेबल लाइक दिस, कैसे आप बनाओगे क्लास, एक टेबल बना दी आपको और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेबर ज़्यादा है, और उसके बाद मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, मिड वैल्यू लिखना एक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना हो टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, ये आपको स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन जरूरी है, आपको डायरेक्ट मेथड नहीं लगानी है और शॉर्टकट भी नहीं लगानी है, आपको स्टेप डेविएशन ही लगानी है, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मूला ही लगाना है, उसके बाद आप निकालो यहाँ पर एफ टी, ठीक है, बस ये आपकी टेबल तैयार हो जाए, आपका मेन जो है ये चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा टेबल सही से बना लो। अब देखो क्लास कहाँ से बनाते हैं, 0 से 15, 15 से 30, ऐसे होंगे ना, 30 से 45 और 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, आगे भी है नहीं 90 तक ही, ठीक है, यहाँ तक आप बना लो बस। अब आपका मिड वैल्यू जो था कितना 7.5, ठीक है ना, और ये 22/5, 22.5, ठीक है, फिर कितना ये कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है, और 37, 47, 42.5, 52.5, 52, 67.5, ठीक है, और 67 के बाद 77 और 5,
82.5, ठीक है। ये आपको हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपली करनी है आपको, ऐसे टेबल बनाओगे आप। उसके बाद क्या होगा, एफ फ्रीक्वेंसी आपको दी है 3476, 347, ये आपको कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो, ठीक है। 82, अब यहाँ पर देखो एक्स में मान ए में क्या लूँगा यहाँ पर, ए तो 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं ए इसको ले लूँ, इज इक्वल टू ए वैल्यू आपकी, ए इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज योर ए, ठीक है ना, ये ए है आपका 52.5, तो 52.5 माइनस 7.5 कितना हो गया, 52.75 माइनस 7.5 करो आप, कितना हो गया, तो 45 हो गया, ये तो हो गया -3, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ऐसे ही ये -1, ये 0, फिर ये 1 ये 2, ठीक है ना, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो -9 -8 -7 0 8 एंड 4, सिंपली आपको ऐड करना है इनको, ठीक है। ऐड करने के बाद सिग्मा एफ कितना आएगा, ये देखो 30 आ गया, ठीक है। सिग्मा एफ को पता लग गया। अब यहाँ पर सिग्मा एफ टी कितना आएगा, देखो देख लो 12 है ये, और 12 8 से 8 करके माइनस हो गया तो -12 आ जाएगा, तो ठीक है, कितना आ रहा है -12, ठीक है। ये आपकी वैल्यू। नाउ मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस, पहले फॉर्मूला लिखो, सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए कितना था बेटा आपको, देखो ए ध्यान देना 52.5, यही था ना, ए तो 52.5 दिया था आपने, प्लस सिग्मा एफ टी -12 डिवाइडेड सिग्मा एफ 30 इंटू 15, एच कितना था 15, तो क्लास इंटरवल का कितना है लेंथ आपकी 15 है, तो 15 टू जा 2 हो गया, 2 -6, तो दिस इज इक्वल टू 52.5 -6, ये होगा ना, तो ये कैलकुलेशन हो गई, तो देखो और कितना हो गया फिर, ये 46.5, ये आपका आंसर है, 46.5 इज द करेक्ट मीन, ठीक है ना, इसका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए चले आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था, 6 था, इट वाज 5, 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में कौन सा क्या क्वेश्चन है बेटा, 6 अगेन एक कोऑर्डिनेट्स का दो क्वेश्चन, अच्छा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर a3 -1 3 b3 -1 एंड c 0 0, ठीक है। तो आपको किसके दिए, सेंट्रोइड के दिए है ना, दिस इज योर पार्ट नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करके x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये तो हो गया क्या x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 -1 कितना हो गया 2, 2/3 एंड 2/3, ये आपके कोऑर्डिनेट जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट हो गया, इसका ए में ए की बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी, पासिंग थ्रू पी एंड एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू पी, पी मतलब ये कोऑर्डिनेट, पी के जो कोऑर्डिनेट थे ना, ये पी इससे पास हो रहा है, एंड पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी, तो ए बी का आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो होगा, चलो लाइन क्या खींचने, ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा,
देखो दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट इक्वल होता है ना, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल, इंक्लिनेशन इक्वल होता है उनका ना, ठीक है ना। तो यानी tan थीटा इक्वल होता है दोनों के लिए। तो क्या मतलब हुआ, जो इसका ग्रेडियंट निकलेगा वही हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट होगा। तो AB का मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ, y2 माइनस y1 ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है, AB का y2 माइनस y1 देखो क्या हो जाएगा, -1 -3, ठीक है, -1 AB का -1 -3 और 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, ठीक है, -4/4 इट इज -1। सो तो ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, वही ग्रेडियंट भी, यही ग्रेडियंट किसका होगा, जो हम रिक्वायर्ड लाइन का निकाल रहे हैं। और वो अब ये लाइन जो हमें निकालनी है वो कहाँ से पास हो रही है, 2/3। सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन of the required line क्या हो जाएगी बेटा, is given by, equation of the required line is given by क्या, y minus y1 is equal to mx minus x1। कौन सा फॉर्म है ये, एक वन पॉइंट फॉर्म जिसमें ग्रेडियंट दिया होता है, ठीक है, ग्रेडियंट कितना है, -1 और वन पॉइंट कौन सा, इससे पास हो रही है वो P से, P के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो दिस इंप्लाइज y minus 2/3 is equal to -1x minus 2/3, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सबसे अच्छा है। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3x, यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना कैलकुलेशन का कुछ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 3x + 3y -4, 3x + 3y -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी। तो इसके थर्ड पार्ट में चलें, सेकंड पार्ट में चलिए, सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इन द फिगर दिए PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल कॉल्ड BA प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट एट P, ठीक है ना। PT इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, PA इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। प्रूव दैट ट्रायंगल PTB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAT। देखो अब आप क्या है, PT टेंजेंट है, कॉर्ड AB प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक P पर, और PT की लेंथ दी हुई है आपको प्रूव करना है। तो इन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करने वाला है, जो आपको दिया ट्रायंगल PTB एंड ट्रायंगल कौन सा है, PAT। इसमें क्या देखो आपको, PTB एंड PAT में एंगल P इक्वल टू एंगल P हो गया ना, एंगल P इक्वल टू एंगल P, क्या है ये कॉमन है, एक एंगल और इक्वल दिखा दो, और दो एंगल अगर इक्वल दिखा दे तो इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कैसे दिखाओगे दूसरा एंगल, आपको दिखाओ क्या है इसमें, PTA। अब आप एंगल देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पर एक स्पेशल थ्योरम लग रही है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट। आपने देखा PTB में ना, PTB में एंगल PBT, ध्यान से देखना कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल PBT इज इक्वल टू एंगल, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे PTA, PT बराबर हुए, क्यों, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट है ये, क्यों है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, पढ़ा है ना, अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PTB, अगर दो एंगल बराबर हो गए, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAT। किससे बेटा, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से प्रूव हो गया, ठीक है ना, ठीक है।
नाउ कम टू इसके बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ निकालनी है, तो एक रिलेशन आपको पता है, पी टेंजेंट है ना, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये रिलेशन भूल गए हैं यार, ठीक है। दिस पी टी स्क्वायर एक रिलेशन होता है आपका। अब पी टी आपको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी टी स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर इंटू पी ए कितना हो गया, देखो पी आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है आपको। पी ए 16 दिया हुआ है, तो 16 और पी बी क्या हो जाएगा, 16 प्लस ए बी। और जो पी बी है, दिस लेंथ इज पी ए प्लस ए बी ना, तो पी ए 16 है, तो मैंने क्या किया, तो 16 प्लस ए बी इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया है, 16 प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा, 8 से काट दो इसको, ठीक है, 25 हो गए, 16 और 25, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना है, ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड में चलें, थर्ड पार्ट देखो फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द अबव बिल, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने देखा है, जीएसटी जो चैप्टर आपका नया तो खैर नहीं करते, बहुत सालों के अब तो ऐड किए हुए, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। मैंने देखा है कि उतने हाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते जीएसटी में, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप सिंपली टैक्स निकालते हो, आप ऐड कर देते हो, वैसे ही आते हैं, कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाले क्वेश्चन नहीं आते। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल आप क्या करेंगे, टोटल जो एसपी है उसमें जीएसटी जोड़ देंगे, जो सेलिंग प्राइस है किसी भी आर्टिकल है उसमें जीएसटी जोड़ दो, बात खत्म हो गई, वही तो टोटल प्राइस होगा। तो सब में पहले जीएसटी निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट में जीएसटी कितना होगा, तो जीएसटी में ड्राई फ्रूट के केस में, तो ड्राई फ्रूट के केस में जीएसटी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये कितना है, 1200 का उसका मार्क प्राइस था, 100 का डिस्काउंट है और 12% जीएसटी, यानी तो रूपी उसका जो 1100 सेलिंग प्राइस था इंटू जीएसटी कितना बेटा, 12%, ठीक है ना, 12/100, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया है रूपी, कितना हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका 132 हो गया, ठीक है ना, 130 को आप क्या करोगे, इसका जीएसटी दोगे। और इस तरीके से बी में क्या है, पैक्ड वाटर में क्या है आपका, पैक्ड वाटर में ड्राई फ्रूट वो पैक्ड वाटर में सब में जीएसटी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इजिकल टू कितना हो जाएगा जीएसटी पैक्ड वाटर में, पैक्ड वाटर सॉरी पैक्ड व्हीट फ्लो है, सॉरी आई एम सॉरी, पैक्ड व्हीट फ्लो, पैक्ड व्हीट फ्लो, पैक्ड व्हीट फ्लो ही है ना, कितना हो जाएगा ये, इसमें कितना है, 286 का है, और उसमें 5% है, नेली है वो तो, और डिस्काउंट है नहीं, तो रूपी 286 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा ना, ठीक है, 14 इतना रुपये हो गया आपका, ये हो गया आप जीएसटी। और उसके बाद क्या था, बेकरी प्रोडक्ट्स में आपको 500 था, 10% का डिस्काउंट दिया, तो बेकरी प्रोडक्ट में जो था, बेकरी प्रोडक्ट का जीएसटी जो होगा क्या होगा भाई, 500 का तो उसका मार्क प्राइस था, उसमें 10% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो इसे 50% उसने माइनस कर दिया, 50 रुपीज आपने माइनस कर दिया, भाई 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस 450 रहा होगा उसका, इज इक्वल टू
₹450 इंटू जीएसटी कितना पड़ा इसमें 12%, 12/100, ठीक है ना। तो 170% कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या करो, आपको वो ये हो गया 54। तो 54 रुपीज वो आपको यहाँ पर जैसे। अब आपको दिखाना है फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो जो टोटल अमाउंट पे करेगा बेटा क्या करेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू जो सबका सेलिंग प्राइस था प्लस जीएसटी। देखो क्या क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था 1100 प्लस, पहले मैं सेलिंग प्राइस लेता हूँ, फिर इसका सेलिंग प्राइस कितना था देखो 286, ठीक है। ठीक है, और थर्ड का सेलिंग प्राइस कितना था 450, ठीक है। ये तो इसका ये सेलिंग प्राइस था प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना था, जीएसटी देखो फर्स्ट में कितना था 132 प्लस सेकंड में कितना था 14.30 प्लस थर्ड में कितना था 54, ठीक है ना। सबको जोड़ दो आप, अब जो भी आ रहा है जोड़ के आप लिख सकते हो ना, जोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ये आएगा आपका तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ बिल ही हैज टू पे फॉर परचेजिंग दीज आइटम्स एट दीज रेट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। ये जो आपको रेट जीएसटी दिए सारे इंक्लूड करके ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन इससे कहीं हो सकती है, वो उधर होगी नहीं, ठीक है। होती है तो आप देख लो, और मगर मेथड यही है इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, A vertical tower stands on a horizontal plane is surmounted by a vertical flagstaff, ठीक है, at a point first up at a point 100 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff is are 45 degree, 54 degree and 42 degree respectively. Find the height of the flagstaff. Give your answer to the correct to the nearest meter. तो बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक आपका क्या है, एक फिगर आपको दी हुई है, ठीक है। फिगर लाइक दिस, ठीक है। Now labelings are PAB, PAB, ठीक है, F, और ये 100 मीटर है, ठीक है। दिस इज योर 40, 54 और 42, ये 42 डिग्री है, ठीक है, और ये 54 डिग्री है, ठीक है। बिगर एंगल इज 54 डिग्री एंड दिस स्मॉलर एंगल इज 42 डिग्री, इट इज गिवन। एंड मान लेता हूँ मैं इसकी ये हाइट ये कितनी है, x है और ये y है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ए बी इज द टावर एंड एफ बी इज द फ्लैग स्टाफ, उसके ऊपर है जो, एंड दिस डिस्टेंस इज ए पी। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी आपको y निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या देखूंगा, देखो इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखो आप पी ए बी, पी ए बी टेन ऑफ, देखो छोटे एंगल की बात करो, टेन ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 100, क्या हो जाएगा, पी ए टेन इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, ए बी अपॉन यार, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब टेन ऑफ 42 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज योर टेबल, ठीक है, मैथमेटिकल टेबल आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको दिस इज 0.90 के आसपास ही आएगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.90, तो 0.9 रख लो आप, ठीक है ना।
इज इक्वल टू एक्स बाई 100। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो एक्स कितना निकल गया, 90 निकल गया। अब इसी तरीके से आप, लेकिन आपको निकालने हैं क्या, वाई। You have to find the height of the flag staff, no? So you have to find basically y. So in triangle PBF, in triangle PBF, tan of the bigger angle is 54 degree. तो tan of 54 degree इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF, देखो ध्यान से देखना, अपॉन बेस इज सेम PA। AF कितना है आपका, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो गया, आपको हो जाएगा 10 और 40। अब 10 44 की 54 की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, 10 10 54 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। दिस इज योर 1.37। ठीक है, लगभग 1.37 ही आएगी। इज इक्वल टू AF, एक्स कितना है बेटा आपका, एक्स निकला हुआ कितना, 90 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 137 इज इक्वल टू 90 प्लस वाई। ये तो आसान सा हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 137 अपॉन, सॉरी 137 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 47। ठीक है ना, ये हो गया 47। सो तो क्या लिखोगे, हैंस हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 47 मीटर। ठीक है, फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी थी जो पोल के ऊपर था। ठीक है ना, फ्लावर के ऊपर लगा हुआ था। ये आपको इस तरह से आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में। ठीक है, 7 का जो सेकंड पार्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता है ये ओजाइव का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व खींचना पड़ता है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू सॉल्व बेसिकली दिस क्वेश्चन, अदरवाइज एंड you have to follow these instructions and do it on your own sheet of graph paper। ठीक है ना, ग्राफ शीट पर अपनी आप करेंगे तो आसानी से होगी, क्योंकि इसमें व्हाइट बोर्ड में इतना एक्यूरेट आंसर आएगा नहीं। ठीक है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन डिटेल, एंड द ड्राइंग वर्क, द आर्ट वर्क, द डायग्रामेटिक वर्क यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, एंड एक्यूरेटली। रफली तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, द क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वेयर रिकॉर्डेड एज 0। तो एक टेबल दी हुई है आपको। ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, यूजिंग द ग्राफ शीट ड्रॉ ओजाइव फॉर द फॉलोइंग गिवन डाटा एंड यूज इट टू फाइंड द मीडियन निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65% मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वाज 35। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप लेट अस प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले के मार्क्स, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या एफ निकाल लो इसको, यहाँ पर सी एफ। बस ये आपको तीनों ये बनानी है। ठीक है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। फिर ड्राइंग वर्क रहता है आपका, ओजाइव को ड्रॉ करना। मार्क्स आपके हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे है ना, परसेंटेज 30 to 40%, 40 to 50%, 50 to 60%, 60 to
70%, 72, 80%, 82, 90%। 90% है, 90 to 100 भी है। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी आपको दी है 5, 7, 11, ठीक है, 20, 40, एक है ना, 5, 7, 11, 20, 40, 52, 36, ठीक है, 15, 5, 9, ये आपको दिया। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 5, 12, ये आपका हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना है, आपको ग्राफ खींचने के लिए दिया, जो आपको नाउ यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स। नाउ कौन से प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। कौन से पॉइंट बेटा, देखो 0, 0, ये ध्यान देना, यहाँ से 0 जो लोअर लिमिट है, इसके करस्पॉन्डिंग आप 0 फ्रिक्वेंसी लेंगे हमेशा, ठीक है। जो भी ये लिमिट लो, यहाँ पर तो इत्तेफाक से ये भी लोअर लिमिट 0 है, कभी कभी यहाँ पर लो नहीं होती है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, 0, इसका आपका दूसरा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर 10 का, फिर यहाँ से जो इसका जो अपर लिमिट है 10, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप रखते जाएंगे, जैसे 10, 10 में 5, ठीक है, फिर 20, देखो इसका फिर 10 का 20, 12, इनको खींचेंगे 30, 12, 30 का 23, 40, 43, ठीक है, 50, 83, पहले आप ये पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, 60, 135, 70, 171, 80, 186, ठीक है, 90, 191 एंड 100, ये 200। यू हैव टू ड्रॉ दीज पॉइंट्स, समझ रहे हो बात को, 100, 200, ये आ गया आपको। अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं बेसिकली, मैं एक रफ स्केच ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उस आपके ग्राफ में इसको एग्जैक्ट खींचेंगे, क्योंकि मेरे पास इसमें ग्राफ शीट्स पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लास इंटरवल लेंगे यहाँ को, यानी ये ठीक है ना, यहाँ पर क्या है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इधर को लेंगे और इधर को लेंगे सी एफ, ये क्या होगा बेटा यहाँ को सी एफ, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पर आपको, अब यहाँ से देखो 0 से 10, 0, 0, 10, 20, 0 से 100 तक है, आपको ऐसे मार्क करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 100, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर को भी 10 का ले लो, 10, 20, 30, 40, 50 या 20 का ले लो, ठीक है, 60, 70, 80, 90, 100, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 20 का ले लो आप, 20, ऐसे ही हो जाएगा 40। आप ग्राफ में बेटर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 200, देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है। तो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ठीक है, ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको कौन सा पॉइंट है, 0, 0, 0, 0 ये होगा आपका, ये क्या है 10, 20, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 100। फिर क्या करना है आपको, 10 में 5, 10 में 5 मतलब कहीं यहाँ पर ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा, और 20 में 12, 20 में 12 भी कहीं यहाँ पर होगा, 20 से नीचे होगा नहीं, बहुत नीचे आएगा। उसके बाद 30 में 23, 30 में 23 मतलब यहाँ पर,
ठीक है। फिर 40 में 43, 40 में 43 का मतलब यहाँ पर। फिर उसके बाद 50 में 83, 50 में 83, 83 का मतलब कहीं पर 46, 40, 60, 80, 83 का मतलब यहाँ पर लगभग। ठीक है। फिर कितना हो गया ये, 83 हो गया। 60 में 135, 60 में 135 मतलब यहाँ पर लगभग। ठीक है, लगभग में अप्रोक्सीमेटली ऐसे पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे। 70 में 171, 70 में 60, 70, 80, ये 60, 70 होगा। 171 मतलब लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है। उसके बाद 80 में 186, 80 में 186 यहाँ पर। ठीक है। और 90 में 191 लगभग यहाँ पर। और 100 में 200 लगभग यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सुनिए। तो आप जब इसको, और फिर उसके बाद क्या करना है, आफ्टर ड्रॉइंग दीज पॉइंट्स यू हैव टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स विथ अ फ्री हैंड कर्व। ठीक है, फ्री हैंड का मतलब स्केल से नहीं मिलाना आपको, आपको किससे मिलाना है, हाथ से। कर्व होना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉलीगन टाइप की शेप नहीं बनना चाहिए, एंगल नहीं बनना चाहिए इसमें। मतलब देखो, जीरो से मिलाना है आपको। जो जो पॉइंट आपके आएंगे आपको ऐसे फ्री हैंड कर्व मिलाना है। पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द ओजाइव। इस तरह से शेप आपकी ओजाइव की आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ ये तो आपका एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको सब इसका निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, इस टेबल से, इस ग्राफ से निकालना है आपको टेबल। ठीक है ना, इसको मिटा दूं, ग्राफ से ही सारा काम हमारे पास है। तो ग्राफ से हम सारा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है आपका। तो आप ग्राफ से अब नाम निकालना है आपको मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए क्या है, एन जो है आपका टोटल कितना है, 200। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज एन बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। एन बाई 200। आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ को लिखी ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 100 आया था, 40, 60, 80 और 100 यहाँ पर आएगा। 100 पे आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ रहे हो बात को, क्या करना है आपको, ये 100 है। ठीक है, मीडियन निकालना हूँ 100। आपको ध्यान देना वाई एक्स में, क्योंकि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिया तो वाई एक्स से खींचेंगे इसको। ठीक है ना, 100 पे ग्राफ खींचना है। 100 में सॉरी एक पॉइंट से एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद जहाँ पर ये ऊंचाई को काट रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है एक्स एक्स में। ठीक है, नाउ यू हैव टू रीड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ना है। ठीक है, सो एब्सिसा, सपोज इस पॉइंट को मैं कह दूं P। ठीक है, एब्सिसा ऑफ P इज इक्वल टू आपका जो भी आ रहा हो। ठीक है ना, आप अगर ग्राफ से देखेंगे तो ये आपका लगभग, मतलब आपको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था आपको। जो भी आपको जहां पर भी ये काटेगा वहां पर आपको एब्सिसा देखना है और वो आपको वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है ना, तो आपको ये लगभग 32 आएगा, ये इज इक्वल टू 32। तो सो मीडियन इज इक्वल टू, इसका लगभग जो मैंने निकाल के देखा था वो आपका मीडियन इज इक्वल टू 32 आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आपका पार्ट क्या है, ठीक है, आप देखेंगे ये जहां पर भी आएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, ग्राफ भी एग्जैक्ट नहीं है ना। अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ एग्जैक्ट आएगा आपका ग्राफ पेपर में, और वो आंसर इतना ही आएगा इसका। 32 आ सकता है, ग्राफ पे पढ़ना हो सकता है 33 भी आ सकता है आपका, 31 भी वैलिड है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 1 2 की वैल्यू ग्राफ में रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 32, 31, 33, 34 तक भी आपको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना, मार्क्स आपके करेक्ट मान जाएंगे ग्राफ के रीड करने में। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65% मार्क। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 65%। ठीक है ना, मोर देन 65%। अब आपको देखो मार्क्स तो यहाँ को लिया आपने 65%, मतलब यहाँ को 65% कहाँ पर होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 65% तो यहाँ पर होगा ना, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर होगा। तो 65% में आपको जाना है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। ठीक है,
देखो ध्यान देना कहाँ से एग्जाम हूँ, अभी आपने एक्स एक्स में लिया क्योंकि मार्क्स ढूंढ रहे ना 65% से, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और उसके बाद एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जहाँ पर से काट रहा है ओजाइड को, जहाँ पॉइंट ओजाइड को काटेगा वहां से आप यहाँ को, तो अब आपको क्या हो जाएगा, और इसका ये पॉइंट जो आपको नजर आएगा यहाँ पर क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट ऑफ वाई, इसको मैं सपोज क्यू मान लूँ इस पॉइंट को, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपको ये पॉइंट आ रहा हो, ठीक है ना, ये कितना आएगा आपका, ये लगभग आपका 154 या 155 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 154 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, ऐसे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 65 से लेस है, ये क्या निकला आपको 144, तो जो 154 आपकी वैल्यू निकली, ये रीड किया आपने, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू जो आ रही है 154 आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मतलब वो आपकी 154 आएगी। अब ये 154 क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग लेस देन 65% मार्क्स, लेकिन आपको तो मोर निकालना है ना, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग more than 65% मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने थे 200 ना, तो 200 में से माइनस कर दो आप भाई, 200 टोटल स्टूडेंट थे और 65% से लेस जो जिनके बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं 154 है, तो इसका मतलब 65% से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या नंबर कितना होगा 200 माइनस 154, इट इज समथिंग 56, ठीक है ना, सॉरी 46, तो ये लगभग 46 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड में चलते हैं, इस तरीके से आपको ग्राफ से रीड करना आना चाहिए। नाउ फर्स्ट नंबर ऑफ थर्ड इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वाज 35, तो आपको इस केस में क्या करना है, पहले 35 से यानी अगर पास परसेंटेज 35 हो, कौन से बच्चे फेल होंगे जो 35 से नीचे लाए होंगे, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग लेस देन 35%, मीन्स फ्रॉम द ग्राफ, आपको ध्यान देना है कहाँ से स्कोर, आपको कहाँ से एनालाइज करना है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू फ्रॉम द दिस ओजाइड, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट गो टू द दिस एक्स एक्सिस एंड नोट डाउन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 35, कौन सा होगा 35 मतलब 30 यहाँ पर होगा लगभग, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचनी है, फिर जहाँ ये ओजाई को काट रहा है यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को पढ़ना है, इसको पॉइंट को सपोज आर कह दूं, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज आर, ठीक है ना, सो क्या करना, तो वैल्यू ऑफ आर या वैल्यू ऑर्डिनेट ऑफ आर क्या करता हूँ इसको, ऑर्डिनेट तो नहीं करना चाहिए, वैल्यू ऑफ आर इसको पढ़ो, ठीक है ना, तो आर रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको ऑर्डिनेट तो आप नहीं कह सकते, वैल्यू ऑफ आर ऑर्डिनेट भी कह लो आप, आर इज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जो, अगर आप आर को देखें कितना आएगा, ये लगभग 31 के आसपास आएगा आपको 31, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज योर आंसर, इसका मतलब वैल्यू ऑफ आर 31 है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो वही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 35%, गेटिंग लेस देन 35% मतलब ये 35 तो था ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 35 इज 31, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन, भाई वही बच्चे तो फेल होंगे जो लेस देन 35 लाएंगे, तो लेस देन 35% इज इक्वल टू कितना है 31, यानी 31 बच्चे ऐसे हैं जो लेस देन 35 ला रहे हैं, हेंस 31 इज द नंबर विच नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इज 31, यानी कितने बच्चे फेल हुए 31, ठीक है ना, इसमें आपको 200 से माइनस ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको 200 से माइनस करना है, ध्यान देना, ठीक है, तो ये मैंने इट वाज जस्ट, और तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट अ रफ idea, so you have to actually draw it on your own graph sheet, ठीक है, and then calculate these values, ठीक है, तो methodology आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो you just follow it। चलिए नेक्स्ट में चलें,
क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है। In a TV show, a contestant opts for video call a friend lifeline to get an answer from three of his friends named Amar, Akbar and Anthony. ठीक है। The question which he asked from one of his friends who has four options. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कोई ये जैसे आप किस टाइप के एक प्रोग्राम होता है तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का एक क्वेश्चन वहां से उड़ने को कोशिश की है फ्रेम करने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अकबर इज चूजन फ्रॉम द कॉल। सेकंड में पूछना है अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो देखो इसमें थीम क्या है, एक कोई कंटेस्टेंट है वो क्या करता है अपने थ्री फ्रेंड्स को कॉल, उसके थ्री फ्रेंड लिस्ट में थ्री फ्रेंड्स हैं जिनको वो कॉल कर सकता है, ठीक है ना। तो कौन क्या नाम है उसके, अगर तीन स्टूडेंट और हर एक अगर जिसको चूज करेगा उसके बाद फोर ऑप्शन है आंसर देने के। तो फर्स्ट में आपको निकालना है कि अकबर को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है, मगर ये है कि थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो कितने फ्रेंड्स हैं, थ्री फ्रेंड्स हैं। अब आपको अगर कॉल करना हो आप थ्री फ्रेंड्स को रैंडमली कॉल कर सकते हैं। तो किसी एक को कॉल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। थ्री फ्रेंड्स हैं, कोई भी थ्री फ्रेंड में से एक फ्रेंड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1/3 ना। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो पी अकबर इज चूजन, पी अकबर पी अकबर इज चूजन, यानी क्या हो जाएगी बेटा उसकी 1/3, सिंपल सा है, ठीक है, 1/3 हो जाएगी ना भाई। 1/3 में से कोई भी फ्रेंड चूज कर सकता है, 1/3 होगी, तो फर्स्ट का आंसर तो 1/3 हो जाएगा। सेकंड का ए वाला पार्ट है, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट से। बी पार्ट में कहता है अगर हर जिस फ्रेंड को तो चूज कर लिया, चलो एक चूज कर लिया आपने, दैट्स फाइनल। नाउ वो कौन सा आंसर करेगा, उसके बाद आप जब पूछेंगे कितने ऑप्शन है आंसर करने के, फोर ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है। तो फोर में से एक भी चूज करेगा ना वो, तो वो भी उसका क्या होगा, आउट ऑफ फोर ही हैज टू चूज वन आंसर। सो अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, और गलत कुड नॉट गिव, देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या पूछ रहा है, आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, उसके फोर ऑप्शन हैं, एमसीक्यू जैसा सपोज मान लो आप, फोर ऑप्शन है, तो उसके करेक्ट होने की, करेक्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। लेकिन वो इनकरेक्ट चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। भाई 3 इनकरेक्ट है ना, एक ही तो करेक्ट होगा उसमें। सो अगर वो आंसर कब नहीं दे पाएगा, जब वो इनकरेक्ट को चूज करेगा। इसमें पूछा है कि अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, मतलब उसके रॉन्ग आंसर को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये मतलब है ना, तभी तो उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो द आंसर इज 3/4। तो क्या हो जाएगा, पी अकबर कुड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, couldn't give the answer इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3/4। भाई वो 1/1 केस में तो आंसर दे देगा, लेकिन 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आंसर नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 3/4, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप एनालाइज कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट में आए, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं पार्ट 2 में। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इफ x y and z are in continued proportion, prove that this x upon y square into z square plus y upon z square into x square plus z upon x square into y square is equal to 1/x cube plus 1/y cube plus 1/z cube। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो अगर x y z कंडीशन क्या है, x y z are in continued proportion, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो x upon y is equal to y upon z, इसका मतलब y square is equal to xz। ये कंडीशन आपको दी हुई है इसमें। दिस इज द कंडीशन वी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इससे ये निकलेगा हमारे पास। अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं हम। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, जो या जो टर्म है आपका, वो क्या है, एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है ना। तो अब आपके दिस यू हैव टू प्रूव इज इक्वल टू 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 1/z क्यूब। अब आप क्या करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आप इसको
कॉमन एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस इसको करोगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब, प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, ये एक 1/x³ प्लस 1 ये तो आपने सिंपल कर। अब आपको एक कंडीशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँ, वाई क्यूब की जगह क्या लिख दूँ, वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे रहने दूँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड इंटू जेड वाई स्क्वायर इंटू, देखो ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, यहाँ से क्या क्या निकला आपका, दिस इज इक्वल टू दिस, समझ रहे हो, मैंने क्या किया वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड रख दिया, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही रख देता हूँ, प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब जेड क्यूब हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत, एक्स क्यूब जेड क्यूब हो गया। अब सिंपली इसको क्या करूँ मैं, तो आप इसको करो, ठीक है ना, एक्स क्यूब जेड क्यूब हो गया ना, एक्स क्यूब इंटू जेड क्यूब, तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस, कहीं कोई गलती तो नहीं करी ना हमने, एक्स अपॉन दिस, ठीक है, प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब देखो क्या हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पड़ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, देखो दिस इज इक्वल टू 1/x जेड क्यूब, एक्स क्यूब एक जेड क्यूब था ना, ठीक है, दिस इज योर जेड क्यूब, ठीक है, तो प्लस 1/z³ प्लस, अब देखो वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई क्यूब को मैं वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई इंटू वाई क्यूब को ऐसे लिख दो ना, वाई क्यूब को लिख दो वाई इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप, वाई स्क्वायर की जगह मैं एक्स जेड लिख दूँ अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ना, मैंने क्यों लिखा इसको ऐसे, ठीक है, प्लस 1/x³, कोई दिक्कत, दिस इज इक्वल टू 1/z³, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट सोचना पड़ेगा इसमें, एक्स ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स जेड, तो एक्स से एक्स क्यूब कट गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया, जेड से जेड स्क्वायर कट गया, ये जेड स्क्वायर बच गया, ये दोनों स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, लिखना ऐसे स्क्वायर और इसको काट के स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या बच गया, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड, एक्स जेड क्या हो जाएगा बेटा, देखो वाई दिस इज वाई अपॉन एक्स जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x³। अब देखो 1/z³ प्लस, देखो y अपॉन एक्स जेड कितना हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जेड इक्वल टू वाई, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई 4 हो गया ना, तो y अपॉन वाई 4 हो जाएगा प्लस 1/z³, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, देखो y से कट गया तो 3 बच गया, तो 1/x, सॉरी दिस इज 1/x³, ठीक है, तो 1/x³ प्लस 1 दिस इज 1/x³ प्लस 1/y³ प्लस 1/z³ इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स भी है, ठीक है ना, ट्विस्ट भी है, कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलिए अगले बताते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट में।
इसका थर्ड पार्ट है, क्या है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स स्फेरिकल बॉल बेयरिंग्स ईच ऑफ रेडियस 7 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है सबका, जो जो डायमेंशन दी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, मास 4 ग्राम, तो मास जो है 4 ग्राम है उसका, एक बियरिंग का। ठीक है ना, द बॉल बियरिंग्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस, ईच बॉक्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2156 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो वॉल्यूम मतलब इतना है उसका, उस बॉक्स का जो वॉल्यूम कितना आ सकता है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 2156 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आप उसमें पैक कर सकते हो किसी बॉक्स में। ठीक है, ये आपको गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग दैट ईच बॉक्स कैन हैव। तो कितने नंबर, देखो आपको सिंपल सा है, एक बॉल एक बियरिंग का वॉल्यूम निकालो, इसमें इतना आ सकता है, तो कितने आपको निकालना है, तो बात आसान है। तो क्या निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल बियरिंग, वन बॉल बियरिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 पे स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना, 4/3 इंटू पाई कितना है आपका 22/7। ठीक है ना, आर क्यूब, आर कितना है आपका 7 मिलीमीटर, 7 क्यूब, इतना मिलीमीटर क्यूब। लेकिन आपको ध्यान देना कि ये आपको किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इन मिलीमीटर क्यूब, तो उसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर 0.7 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी ना। ये सारा अब क्वांटिटी किसमें हो गई है, सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम, एक बॉक्स का वॉल्यूम इतना दिया है, एक बियरिंग का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ बॉल बियरिंग्स that can be packed, in the box, in one box is equal to कितना हो जाएगा बेटा, कितना वॉल्यूम आता है उसमें 2156। ठीक है, ये तो पूरे बॉक्स में इतना ही वॉल्यूम आ सकता है ना, और आपका एक बियरिंग का वॉल्यूम कितना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7 का क्यूब, ये आपका इतना आप बियरिंग आप क्या कर सकते हो इसमें पैक कर सकते हो। ठीक है, ये लगभग आपको जो आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 1500। ठीक है ना, 1500 आएगा, तो आप 1500 बॉल बेयरिंग्स इसमें पैक कर सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, का पार्ट हो गया आपका। ठीक है, आंसर हो गया। और नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, मास ऑफ ईच बॉक्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स इन केजी। तो मास ऑफ, अब ये आपका ए पार्ट था। ठीक है, बी पार्ट में आपको जो निकालना था, मास ऑफ ईच बॉक्स, भाई मतलब जो सारे बॉक्सेज में हमने कितने आपको निकालना, मास ऑफ बॉक्स, ईच बॉक्स ऑफ बॉल बेयरिंग, फुल करा है बॉल बेयरिंग से, तो कितना, एक में कितने बॉल बेयरिंग्स आ रहे हैं 1500, और एक का मास कितना है, मास कितना है 400 ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 1500 आपने उसमें पैक किए हैं, एक का ग्राम आपका 400 ग्राम है। ठीक है ना, अब इसको मैं ग्राम को किलोग्राम में पूछा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, दिस इज यूर केजी, 1212। ठीक है ना, तो कितना हो गया 60/10 इज इक्वल टू 6 kg, ये आपका मास हो जाएगा ईच बॉक्स व्हेन इट इज फुल विद बॉल बियरिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इट इज फ्रॉम द चैप्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, तो स्टैटिस्टिक्स से है आपका, और इसमें आपको हिस्टोग्राम खींचना है। तो हिस्टोग्राम खींचना भी कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, और वहां से मोड निकालने के लिए आपसे कहा गया है। ठीक है, मॉडल वैल्यू, तो आपको क्या कहता है, एक मिनट, द टेबल गिवन बिलो shows the runs scored by cricket team during the overs of a match। ओवर दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको लेके क्या खींचना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड एस्टिमेट द मॉडल रन्स स्कोर्ड। तो भाई देखो, मैं मोड कैसे खींचेंगे आपको बता देता हूँ। मोड में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक एक्स एक्स वाई एक्स लेना है, एक्स एक्स लेना है, और एक
ऐसे दो एक्सिस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको 20 20 30, ठीक है। आपको 0 से लो 10 20 30 40 50 60 70 कितना तक है 80 तक है, ठीक है। और हाइट में कितना है मैक्सिमम यहाँ पर 60 तक है। तो 60 का मतलब हो गया 10 20 30 40 50 60 ऐसे ले लो आप, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है। आप ग्राफ में खींचेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है ना। और ये क्या है यहाँ पर क्या है ओवर्स। ये आप एक्स एक्स में क्या ले रहे हैं ओवर्स, और वाई एक्स में क्या ले रहे हैं रन्स। यहाँ पर व्हाट इज along y axis it is your runs score, ठीक है ना। ये आपका रन ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है 20 30 में क्या है आपका 37 है। 20 30 में कितना है रन 37, मतलब 37 लगभग यहाँ पर होगा। देखो 20 30 तो ऐसे होगा ना, ठीक है। 37 मतलब यहाँ पर होगा लगभग 37 40 के करीब होगा, थोड़ा सा और ऊपर मान लेता हूँ, ठीक है। ये होगा ना, तो आपको ऐसे खींचना है। और फिर 30 40 में 45, 30 40 में 45 मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है 40, 40 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर 60, 60 का मतलब यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। फिर 51, 51 का मतलब कितना हो गया 40 50 यहाँ पर लगभग। 51 के बाद क्या है फिर 35, 35 का मतलब 35 यहाँ तक लगभग। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है ना। अब नाउ द सेकंड पार्ट इज, इसका जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, सेकंड पार्ट से ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में एस्टिमेट द मॉडल रन्स। अब आपको एस्टिमेट मॉडल मोड कैसे निकालते हैं आप क्या करते हैं टू फाइंड द मोड सॉरी, आप ये टॉप रेक्टेंगल देखते हैं, ध्यान देना हम क्या कह रहा हूँ। यू जस्ट ऑब्जर्व द टॉपेस्ट लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है ना, जो होता है उसके कॉर्नर्स को देखते हैं, और उसके जो एडजेसेंट में है उनके कॉर्नर्स को देखते हैं। देखो इसके कॉर्नर्स तो ये हो जाएंगे, और इसके जो एडजेसेंट में ये वाला रेक्टेंगल इसका कॉर्नर इससे ये टच कर रहा है, इसके एडजेसेंट में ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। तो ये पॉइंट टच कर रहा है, तो इनको ही ध्यान देना है आपको। तो आपको यू हैव टू जॉइन दिस कॉर्नर्स डायगोनली लाइक दिस, ठीक है। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक। उसके बाद आपको करना है वेन जो ये जहाँ पर ये आपने डायगोनल जहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये देखो दिस इज योर 90 डिग्री। समझ रहे मैंने क्या किया, यू हैव टू ऑब्जर्व। आपने टॉलेस्ट रेक्टेंगल को देखा, उसके कॉर्नर्स को देखा, उसके एडजेसेंट में जो दो रेक्टेंगल्स है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उनके कॉर्नर्स जो इससे टच हो रहा है उनको देखा, उनको डायगोनली मिलाया, और जो जहां पर ये दो लाइन जो आपने मिलाने के बाद जो कट रही हैं उस पॉइंट से यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। और ये इसका आपको एब्सिसा देखना है, यानी ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये सपोज दिस इज योर एम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम या एब्सिसा ऑफ एम इज एब्सिसा ऑफ एम इज जो भी आपकी आ रही हो वही आपका मॉडल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लगभग आपका आप देखेंगे तो लगभग एब्सिसा ऑफ एम इज 57 के आसपास आ रही है। सो मॉडल वैल्यू इज मोड इज इक्वल टू जो आ गया आपका 57 आपका आ गया, ठीक है ना। तो क्या निकालना था एस्टिमेट द मॉडल रन्स। तो आपका एक मिनट, आपका मॉडल जो है ये कितना निकलेगा 57, ठीक है ना। मॉडल रन्स जो है आपके 57 निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो अभी हम करें थर्ड में आते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल ग्राफ में खींचेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड में क्या था, सॉरी सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है नॉट थर्ड, ठीक है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म। तो ए इक्वल टू कितना है बेटा 3, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज ट्वाइस द सम ऑफ
first 5 terms, sum of first 8 terms, S8 is equal to twice of sum of first 5 terms. ये आपको दी हुई है कंडीशन, ठीक है ना. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द, तो सिंपल ही होगा मेरे ख्याल से. तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है भाई. आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है. एस एन इजिकल टू क्या होता है यहाँ पर, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एस एट इजिकल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2 8 बाई 2 2a, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 इंटू डी. डी आपको निकालना है. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h5 5 बाई 2, ठीक है ना, ट्वाइस इंटू 5 बाई 2, ठीक है, 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 इंटू डी. बस इसको सॉल्व करना है आपको. अब देखो क्या हो गया है, सॉल्व करोगे तो 2 4 हो गया है 4. ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करना. 6 प्लस, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 6 प्लस 40. कोई दिक्कत. दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और तो कोई तरीका नहीं है. 24 प्लस 28d इज इक्वल टू 30 प्लस 20d, ठीक है. सिंप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 8d, फिर 28d माइनस 20d 8d हो गया, इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6. दिस इज इक्वल टू, दिस विल गिव यू d इज इक्वल टू 6 बाई 8 इज इक्वल टू 3 बाई 4. तो कॉमन डिफरेंस इज 3 बाई 4. यही आपको निकालना था, ठीक है. ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है. चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है. थर्ड पार्ट में क्या है देखो. थर्ड पार्ट से द कॉस्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, q माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल. प्रूव दैट. तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. तो आपको देखो एक इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, क्या है, कोई q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस पी आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. यही है ना, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं. अगर रूट्स इक्वल है तो यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्यू माइनस आर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट आर माइनस पी है, और सी क्या है आपका, पी माइनस क्यू है. When roots are equal, what is the condition? It is the discriminant d should be equal to 0, ठीक है ना. तो d निकालते हैं पहले. तो d is equal to 0 since roots are equal. देखो ऐसे लिखेंगे, since given है, तो since roots are equal, so d is equal to 0. दिस अब d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, ठीक है ना. दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर r माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a q माइनस r a इंटू c p माइनस q इज इक्वल टू 0. ये आपकी, सॉरी, दिस इज बी स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू, या बी स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा ये. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको प्रूफ बेसिकली करना है. पी 2q इक्वल टू पी प्लस आर. तो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना. तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, और तो कोई तरीका नहीं होगा. माइनस 2pr, कहीं गलती नहीं करना बस. और तो सब, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर ले जाता हूँ, ठीक है ना. तो थोड़ी देर के लिए इधर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ. तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया 4qp, ठीक है. सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई बात नहीं. 4qp, ठीक है, माइनस 4q स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4pr और प्लस
4QR। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान देना, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देखो -2PR, और यहाँ पर देखो -4PR, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +4PR, ये हो जाएगा 2 +4PR मतलब +2PR बच जाएगा। यहाँ पर समझ में आया मैंने क्या किया, जस्ट आई ट्रांसफर्ड दिस 4PR टू द लेफ्ट हैंड साइड विद माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4PR और में से 2PR माइनस होगा तो +2PR बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 2P प्लस 4 प्लस 4QR, ऐसे लिख रहा हूँ साथ ही, -4Q² को एक साथ ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो दिस इज योर R प्लस P का होल स्क्वायर, R प्लस P का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं 4 अगर कॉमन ले लूँ, 4 क्या कॉमन हो सकता है, और 4Q कॉमन हो सकता है, तो P प्लस R हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 4Q P प्लस R हो गया, -4Q², ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसको सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, P, अभी देखो ये क्या है, P प्लस आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, P प्लस आर, फिर यहाँ पर, ठीक है, P प्लस आर की पावर 2 है, P प्लस आर की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यानी एक इसको x² -4QX प्लस 4Q² 0 टाइप में है। तो ये क्या है बेसिकली, अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और फैक्टराइज भी कर सकते हो, P प्लस आर -2Q, ठीक है, P प्लस आर का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -2 इंटू 2Q, 2 इंटू ऐसे लिख दो ना, -2 इंटू 2Q इंटू P प्लस आर, ठीक है, प्लस 2Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस क्या है, दिस इम्प्लाइज P प्लस आर -2Q का होल स्क्वायर, है ना, ये P प्लस Q का P प्लस आर का स्क्वायर प्लस 4Q² -2 इंटू 2Q इंटू P प्लस आर। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, P प्लस आर -2Q इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज P प्लस आर इज इक्वल टू 2Q। यही तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, नेक्स्ट में चलें। ठीक है, तो ये प्रूव करना था आपको, P प्लस आर इक्वल 2Q प्रूव करना, प्रूव हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा वाला क्या है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर and then travels a distance of 81 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original average speed, ठीक है। इफ इट टेक्स 3 hours to complete the whole total journey, then form a quadratic equation and solve it to find the original average speed। यानी क्या किया है, किसी कार की स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और इसने जो पहले जो स्लॉट में जो डिस्टेंस कवर की है वो 72 किलोमीटर की है। नेक्स्ट में इसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज होगी, इट इज 6 किलोमीटर पर आवर से x प्लस 6 हो गई, और इसने जो टोटल डिस्टेंस जो इस स्पीड से कवर करी वो है 81 किलोमीटर। इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जो उसने टाइम लगाया वो लिया 3 आवर्स, ठीक है, ये आपको दी हुई है। नाउ अब आप जानते, देखो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज योर ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आप जानते हैं क्या होता है, टाइम क्या होता है आपका, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज हियर व्हाट 72 किलोमीटर, स्पीड इज योर x किलोमीटर x आवर, ठीक है। नाउ फॉर दिस टाइम इज इक्वल टू, सपोज दिस इज t2, time is equal to again distance is your 81 kilometer and speed is x plus 6 hours, right? Now t1 plus t2 is equal to given, now t1 plus t2 is equal to 3। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम तो 3 आवर्स लिया ना इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने में, विद डिफरेंट स्पीड द टोटल टाइम टेकन इज 3 आवर्स। सो दिस इंप्लाइज
क्या हो गया देखो, 72 अपॉन एक्स प्लस 81 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब इसको सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स एक्स प्लस 6 इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 72 एक्स प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 81 एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, यहाँ तो हो गया। नाउ अब इसको और सिम्प्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, 72x, आप पहले न्यूमरेटर को सिम्प्लीफाई करो, ठीक है, प्लस 81x इज इक्वल टू, देखो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिखोगे आप, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x होगा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 18x इतना ही हो गया। नाउ 3x, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाओ, 3x स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा देखो, 18x प्लस का ये माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 और 135, ठीक है ना, x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 4 दिस x माइनस, अब 144 के ऐसे फैक्टर करना है, माइनस 144 जिसका सम कितना है -45, आप कर सकते हो इजीली। So you can see that it comes out to be x square minus 48x plus 3x, यानी मैंने इसको क्या कर दिया, 48 और 3 लिख दिया, माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर क्या किया, x कॉमन लो, तो x माइनस 48 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 48 x plus 3 is equal to 0. This implies x is equal to 48, x minus 48 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0, ठीक है ना। So this implies x is equal to 48 और x is equal to -3। This implies, हम रिजेक्ट माइनस को रिजेक्ट करेंगे, तो दिस implies x is equal to 48। रिजेक्टिंग निगेटिव स्पीड लिखोगे आप, रिजेक्टिंग निगेटिव स्पीड, बिकॉज x क्या है आपका, स्पीड है ना, तो x क्या हो गया आपका 48 आ गया, यानी कि आपका जो सोल्यूशन हुआ, जो एवरेज ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, इट इज 10 का सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, एक x इज इक्वल टू 1183, ठीक है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दिया हुआ है, आप जानते हैं वैसे 1001, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 1183, ठीक है, इंटू 1183, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, देखो रो बाय कॉलम होता है ना, मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स का जानते हैं, 1 1 1 और 8, ठीक है, और 1 प्लस 3, ठीक है ना, एंड 8 कितना हो जाएगा, सॉरी नहीं, रो बाय कॉलम होता है, 8 प्लस 24 एंड दिस 8 प्लस 3, 8 प्लस 9, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9 4 32 एंड 17, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, राइट हैंड साइड में है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5i, दिस इज इक्वल टू 4, x क्या है 1183, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 51001, आपको सिर्फ, अब स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, each and every element gets multiplied with this scalar, so this will become 4 4 32 12, ठीक है,
plus 5005. Now add these two matrices, you just add the corresponding element, right? So it becomes 4 plus 5 9, 4 plus 0 4, 32 plus 0 32 and 12 plus 5 72. आया ना, देखो 9 4 32 17, 9 4 32 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। आई थिंक दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। मैट्रिक्स का थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो जाती है, अदरवाइज कोई इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं खास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, राइट। क्या कहता है, एक उसका क्वेश्चन है बेटा कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। बेसिकली उसका क्या कहते हैं, वो लोसाई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोकस चैप्टर से आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया है। यूज रूलर एंड कंपासेस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग स्केल ऑफ 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अ पार्क इन अ सिटी इज बाउंडेड बाय स्टेट फेंसेज AB BC CD एंड DA। गिवन दैट AB is equal to 50, BC is equal to 63 मीटर, 50 meter 60 and angle ABC is equal to 75 degree. D is a point equidistant from the fences AB and BC. Angle BAD is equal to 90 degree. Construct the outline of the park ABCD. Also locate a point P on the line BD for the flag post which is equidistant from the corners of the park A and B. तो बेसिकली क्या है, देखो ये कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है और आपको लोकस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट एनी फिगर, बिफोर डूइंग दैट यू जस्ट ड्रॉ रफ स्केच ऑफ इट, ठीक है ना। रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं बोलता रहूँगा और आपको मैं फिगर बना के दिखाऊंगा बनेगी कैसे, ठीक है ना। यू हैव टू, आप कंपास और रूलर लीजिए, उससे आप एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है ना। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ में लिखना है, जो कि मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, एक पार्क है ABCD, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक AB खींच लेता हूँ, ठीक है। AB क्या है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने स्केल आपने क्या कर दिया, ये 50 मीटर है बेसिकली, तो मैं 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 50 मीटर विल बिकम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB ले लिया। नाउ एंगल ABC आपको कितना दिया है, 75 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। आप पहले 90 बनाते हैं, ठीक है ना। 90 कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। 90 बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये और इसके बीच में एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, आप बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये एंगल जो होगा लगभग 75 डिग्री है, ठीक है ना। तो BX एंगल ABX इज इक्वल टू 75 डिग्री आपका बन गया। नाउ BC इज इक्वल टू क्या है आपका 63 मीटर, यानी 6.3 सेंटीमीटर आपका ड्रॉ करना है। तो नाउ टेकिंग B as सेंटर and radius 6.3 centimeter, draw an arc BC which cuts the line, which cuts the ray BX at C, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या किया मैंने पहले BX एंगल ABX 75 डिग्री ड्रॉ किया, फिर BX में से BC इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर का एक आर्क काट दिया, ठीक है ना। तो हमारा BC 6.3 हो गया। अब ये कहता है if angle BAD is equal to D is a point equidistant from the fences AB and BC। D एक ऐसा पॉइंट है, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट में D एक ऐसा पॉइंट है जो कहाँ से इक्विडिस्टेंस पे है, इस लाइन AB से भी और BC से भी इक्विडिस्टेंस पे। तो ये कैसे निकालते हैं हम इसको, यू जस्ट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ABC, ठीक है ना। बिकॉज वो बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट जो होगा वो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करूँगा, इसका बाइसेक्टर खींचने के लिए बहुत सिंपल होता है, यहाँ से आप यहाँ एक आर्क लगाते हैं, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाता है, ये आफ्टर ड्रॉइंग दिस आर्क कट लाइक दिस, सपोज दिस इज ए वाई, सो BY इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो D यहाँ पर किसमें लाई करता है, कोई भी पॉइंट इस लाइन में कोई भी पॉइंट होगा, इट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम BC एज वेल एज AB। क्यों, बिकॉज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, आपने उसको पढ़ा है, क्या होता है, अगर ये क्या होता है, इसका अगर बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है ना, ये जो बाइसेक्टर होगा ये हमेशा इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर भी दोनों डिस्टेंस क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये यही प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। नाउ
अब आपको डी पॉइंट अभी तक नहीं पता चला क्योंकि डिस्टेंस तो आपको नहीं पता, इस लाइन में लाई करेगा ये पता हो गया आपको, ठीक है ना, यू नो इट दैट दिस डी विल लाई इन दिस लाइन इन दिस रे डी वाई। नाउ हाउ टू फाइंड डी, इट इज अगेन गिवन एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, बी ए डी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री एंगल को आप बहुत आसानी से बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, ये बना दिया 90 डिग्री आपने, ऐसे ही बनाते हैं ना, ये हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और लंबा खींचो, ठीक है, दिस वाज वाई, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो अब दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पर काट रहा है, ठीक है ना, जहां पर ये काटेंगे कौन सा, दिस सपोज दिस इज जेड, ए जेड एंगल बी ए जेड इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस बी सी, यहाँ पर कोई जो बी वाई था, दीज टू आर कटिंग एट पॉइंट डी, ठीक है ना, डी का लिख लेते हैं, एंड नाउ फाइनली जॉइन डी सी, सी डी को ज्वाइन करो, सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड आउटलाइन ऑफ दिस पार्ट, जो आपको ड्रॉ करना था ए बी सी डी आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिवाइज करूंगा कि आपने कैसे ड्रॉ किया। नाउ फाइनली वन मोर पॉइंट यू हैव टू फाइंड पी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन बी डी, इस लाइन बी डी में पी पॉइंट आपको निकालना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द पार्क ए एंड बी, यहाँ से ए और बी से दोनों में इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे इस परपेंड इस ए और बी से कोई भी इक्वल डिस्टेंस कब होंगे, कौन से पॉइंट होते हैं जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया करते हैं, तो हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, कैसे खींचते हैं, इसकी मोर देन हाफ लेते हैं और इसको सेंटर मानेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ एक कहीं और यहाँ कटेगा इसको, और यहाँ से फिर ऐसे काटो और फिर इसको ऐसे काट दो, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस ये बाइसेक्टर भी होगा, बाइसेक्ट भी करके, सपोज दिस लाइन इज एल, so L is the perpendicular bisector of AB and this L is cutting the line BD at P, यही आपको निकालना था P पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज द P पॉइंट P, तो आपका कंस्ट्रक्शन इस तरह से पूरा हो गया, ठीक है ना। नाउ ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब आपको लिखना है क्या, यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको जरूर लिखना है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, at B draw an angle AB, x is equal to 75 degree, from BX cut off an arc of length 6.3 centimeter, ठीक है ना, and then draw the angle bisector of angle ABC, ठीक है ना, तो so BY is the angle bisector of angle ABC, then at draw angle BAZ is equal to 90 degree, AZ and BY intersect each other at D, join DC. So AB, in this way ABCD is the required outline of the park. Finally draw the perpendicular bisector of this line segment AB which cuts the line BD at point P. P is the required point, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कर दिया, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, आप इसको रिवाइज देना जब तक देखें, और जाने से पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपसे कुछ सीख पाए इससे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है ना, कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।